क्या मानवेंद्र सिंह जसोल किसी ट्रैप में हैं, किसी जाल में हैं? हेड एंड टेल, प्यार मोहब्बत दिल का खेल, लेकिन दिल के नहीं दिमाग के खेल की बात करेंगे। उस ट्रैप की बात करेंगे जो भारत से लंदन के रास्ते पाकिस्तान तक से भी कनेक्ट होता है। और सवाल यह है कि मानवेंद्र सिंह जसोल क्यों विदेशी लोगों के ट्रैप में हैं? भाजपा का एक नेता जो प्रादेशिक सेना का अफसर रहा, वह ब्रिटेन के एक युवक को क्यों फुटबॉल संघ का चेयरमैन बनाता है, जिसके कभी पाकिस्तानियों अफगानियों से संबंध रहे या हो सकता है आज भी हो? क्या उन्हें कोई डर है, लालच है, या नींद हराम कर दिए जाने का दबाव, या फिर लिप्सा की चाशनी में लिपटी हुई कोई विषबेल? आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अलावा कर्म के आधार होते नहीं हैं। तो मानवेंद्र सिंह की सदारत वाली फुटबॉल संघ ने यह कांड क्यों कर डाला है कि मानवेंद्र सिंह जसोल इस ट्रैप में आए हैं, खुद आए हैं या लाए गए हैं? इस पे आज विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं और लंबे समय बाद थिंक 360 पर एक गंभीर विषय के साथ रूबरू हूं। तो बात मानवेंद्र सिंह जसोल द्वारा ब्रिटिश व्यक्ति को फुटबॉल संघ का चेयरमैन बना दिए जाने की करेंगे। भारत में खेल के उन कायदों की भी बात करेंगे जिन्हें जसोल की अध्यक्षता वाले फुटबॉल संघ ने फुटबॉल बना रखा है। मेहा जेठवा और उजली चारणी की कथा आपको याद होगी। टोड़ी सूं टड़ता है हिरणा, मन माठा हुए बालम बिछड़ता है, जीवे किण विद जेठवा। दोहा इस कहानी से आके जुड़ता है। चित्रा सिंह से बिछड़ने के 2 साल बाद मानवेंद्र सिंह चर्चा में है। चर्चा का सब्जेक्ट उनकी सो कॉल्ड शादी। मानवेंद्र खूब शादियां अटेंड कर रहे हैं इन दिनों। सवाल यह है कि मानवेंद्र सिंह जिनके यहाँ शादियों में पहुंच रहे हैं, वहां ये सवाल नहीं है, तो इस पे बात करनी भी नहीं बनती है। हालांकि 12 मार्च को एक समाचार पत्र में उनका 1 लाइन बयान भी आया है कि विवाह की बात एक अफवाह है। एक पक्ष ये भी कहता है कि मारवाड़ में लिव इन वाले बच्चों को हौसला दे गए मानवेंद्र सिंह जसोल। प्यार किया तो डरना क्या। खैर, आज का विषय यह नहीं है कि मानवेंद्र सिंह जसोल ने विवाह किया या नहीं किया। मानवेंद्र सिंह ने यदि अपनी लाइफ में किसी को एंट्री दी है तो परिवार को आपत्ति क्यों है? परिवार आजकल भिड़प नहीं, संपत्ति की गणना के आधार पर चलता है, समाजशास्त्र नहीं, गणित के आधार पर। शायद जसोल परिवार को यह डर है कि अब संपत्ति में और हिस्सेदार आ रहे हैं। विवाह उनका नितांत निजी विषय है। जो परिवार ने कहा है वह सच ही है। एंट्री घर में नहीं होने दी गई है, घर में एंट्री से ही आपत्ति है। प्रॉपर्टी से समझौता नहीं होना चाहिए। खैर, मेरे मित्र अक्सर कह रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह जसोल और जसवंत सिंह पर एक बड़ा वीडियो किया जाना चाहिए। और वैसे 1999 में जो कंधार कांड हुआ था, उसके बाद जसवंत सिंह मेरे पसंद के राजनेताओं में कभी जगह नहीं बना पाए। और न 2014 में जसवंत सिंह के चुनाव के बाद मानवेंद्र सिंह की वो जगह रही। और चित्रा सिंह के चले जाने के बाद यह परिवार अब पॉलिटिकल रूप से चुका हुआ लगता है। तो इस पे एक वीडियो जल्दी ही करेंगे अपन। लेकिन आज का सब्जेक्ट है कि मानवेंद्र सिंह न केवल देश के पूर्व विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जसोल के बेटे हैं, बल्कि खुद एक राजनेता हैं। भले ही ज्यादा सफल नहीं हैं, वो एक सैनिक रहे हैं, भले टेरिटोरियल आर्मी में रहे हैं, एक पत्रकार रहे हैं, भले आम जनता के मुद्दे उठाने वाले फील्ड रिपोर्टर नहीं हो, परंतु उन्हें एक पत्रकार कहा जा सकता है। वे सिस्टम को जानते हैं, इसलिए तो वो जवाब देना भी जानते हैं मुश्किल सवालों का। एक ऑडियो में एक व्यक्ति उन्हें पूछता है कि आप 18 वर्ष की लड़की के साथ संबंध में हैं, तो वो कहते हैं नहीं, 18 वर्ष की बात गलत है। और अभी पूछा गया आपने शादी की, तो उन्होंने कहा शादी की बात गलत है। तो मानवेंद्र सिंह बतौर जर्नलिस्ट, बतौर एक डिप्लोमेट, बतौर पॉलिटिशियन जानते हैं कि जवाब कैसे दिया जाना चाहिए। उन्होंने कारगिल युद्ध के दौर में पहली बार एक सेटअप स्थापित करने में सरकार की मदद की थी, जिसके लिए जसवंत सिंह जसोल ने अपनी पुस्तक कॉल टू ऑनर में उनका बतौर कैप्टन मानवेंद्र जिक्र किया है। और वो जानते हैं कि चीजों को विधिक रूप से कैसे बोला जाता है, कि बाइट कैसे देनी है, लेनी है, ये चीजें वो बतौर जर्नलिस्ट जानते हैं। तो इन सब के बावजूद कि वो सिस्टम को अच्छे से जानते हैं, इसके बावजूद उनके द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को राजस्थान फुटबॉल संघ का चेयरमैन बना देना जो ब्रिटिश नागरिक हैं, पाकिस्तानियों और अफगानियों से जिसके संबंध रहे हैं, जिसकी लंदन वाली कंपनियां सवालों के घेरे में हैं और वही घेरे आज खोलेंगे, जो यहां सोलर की आंच को डॉलर में बदलने के लिए कंपनी थार नाम से 2 दिन पहले बनाता है और यहां बतौर अतिथि आता है।
तो बात प्रहलाद राम फिरडोदा की करेंगे। जिस व्यक्ति को फुटबॉल संघ सौंपा गया है उसका नाम है प्रहलाद राम फिरडोदा या डॉक्टर प्रहलाद फिरडोदा। वह एक ब्रिटिश नागरिक हैं। वह लंदन की उन कंपनियों का संचालन करता है जो सवालों के घेरे में रही हैं। इस व्यक्ति ने राजस्थान में सोलर एनर्जी को डॉलर में बदलने के लिए थार नाम से कंपनी बनाई। 2 दिसंबर को वह अपनी ब्रिटिश पत्नी नैना के साथ एक कंपनी बनाता है और महज 7 दिन बाद वह इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान में नजर आता है। संदिग्ध व्यापारिक नेटवर्क की बात करनी पड़ेगी आज हमें, पाकिस्तानी अफगानिस्तानी कनेक्शन की भी। तो ब्रिटिश सरकार का रिकॉर्ड अगर अपन देखें तो यह व्यक्ति 27 से अधिक कंपनियों से जुड़ा रहा है, डॉक्टर प्रहलाद फिरडोदा के तौर पे भी और प्रहलाद राम फिरडोदा के तौर पे। 18 या 16 अभी एक्टिव भी बताई जा रही है। तो ये कंटेंट बताते हैं कि शुरुआती काम टैक्स फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली शेल कंपनियां बनाने वाली संस्थाओं के साथ का जुड़ाव रहा। ऑस्ट्रेले पार्क ग्रुप लिमिटेड, इस कंपनी में हनुमान राम फिरडोदा, प्रहलाद फिरडोदा और समीरुल्लाह रहमानी पाठे। हनुमान राम भारतीय नागरिक हैं, प्रहलाद ब्रिटिश हैं, समीरुल्लाह है रहमानी ब्रिटिश नागरिक हैं। लेकिन समीरुल्लाह की एक अन्य कंपनी ऑस्ट्रेले कार वॉश लिमिटेड, उसमें साबिर अहमद कारवां अफगानी पार्टनर हैं। इन्हीं के साथ एक पाकिस्तानी नागरिक शहनाज असगर को भी पार्टनर दर्शाया गया है। तो समीरुल्लाह की ज्यादातर कंपनियों में पाकिस्तानियों और प्रहलाद फिरडोदा का एक साथ एक अजब सा संयोग है कि जो कंपनियां बेची गई हैं, जो रेजिग्नेशन हुए हैं, वो ज्यादातर पाकिस्तानियों, अफगानिस्तानियों या ऐसे लोगों से रहे हैं जिनका इन देशों से संबंध रहा है। हालांकि हम सवाल नहीं उठाते प्रहलाद फिरडोदा की भारतीयता पर, भारत के प्रति उनका जो जड़ों से जुड़ाव है, भारत के प्रति, भारत के वो नागरिक रहे हैं कभी, और भारत में जिस तरह से वो सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, उन बिंदुओं को लेके हम प्रहलाद फिरडोदा की सत्यता पे कोई सवाल नहीं उठाते, उनकी निष्ठा पे कोई सवाल नहीं उठाते। लेकिन उनके द्वारा लगातार इस तरह का कंपनियां बनाना, फिर बंद करना, कई कंपनियां पाकिस्तानियों को हैंडओवर करना, समीरुल्लाह से कंपनी लेना, समीरुल्लाह रिजाइन करते हैं, कुछ दिन वो चलाते हैं, फिर उनको आगे बेचा जाता है। ये बात केवल मानवेंद्र सिंह की नहीं है, यह प्रहलाद फिरडोदा जिसकी शपथ ब्रिटिश क्राउन के प्रति है, क्यों ही हमारे देश के लिए, हमारी फुटबॉल के लिए समर्पित होगा। क्यों विदेशी व्यक्ति को यहाँ के फुटबॉल क्लब का चेयरमैन बनाया गया, एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया। क्यों वह 2 दिसंबर को एक कंपनी बनाता है अपनी ब्रिटिश पत्नी नैना के साथ और 7 दिन बाद इन्वेस्टमेंट समिट में नजर आता है। कितनी जमीन कहां दी गई इस कनेक्टेड कंपनी को या उससे जुड़े व्यक्ति को, बड़ा सवाल है। यह कंपनी काम क्या करती है इसका भी फिलहाल कोई उल्लेख नहीं है। तो फिरडोदा यूके के राजस्थान चैप्टर का उपाध्यक्ष है, हालांकि उसमें सारे ब्रिटिश ही हैं राजस्थान चैप्टर में, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। और ये प्रहलाद फिरडोदा या डॉक्टर प्रहलाद फिरडोदा या उसके सरनेम जो भी हैं, उसकी कंपनियों की व्यावसायिक संरचना में कड़ी नियामक जांच, कंपनियों का उच्च दर से बंद होना और स्थानीय हितधारकों के साथ लंबे विवाद दिखाई देते हैं। अब व्यक्ति ब्रिटेन में खो खो फेडरेशन का भी अध्यक्ष है। लो साहब, ये प्रहलाद फिरडोदा जो है ब्रिटेन में अध्यक्ष हैं खो खो फेडरेशन की। खो खो के कल्याण की प्रति उन्होंने शपथ ली है, उन्होंने कागजात जमा कराए हैं, उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं कि साहब हम खो खो के प्रति समर्पित रहेंगे ब्रिटेन में, और राजस्थान में फुटबॉल एसोसिएशन का चेयरमैन जय हो। तो खो खो और फुटबॉल दोनों के प्रति निष्ठा, भारत या ब्रिटेन दोनों के प्रति निष्ठा किसके प्रति? अगर दोनों के प्रति नहीं है तो मानवेंद्र सिंह के प्रति क्यों होगी? और अगर प्रहलाद की ब्रिटेन की हालिया व्यावसायिक कमर्शियल फाइलिंग से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने एक बेहद सोची समझी रणनीति के तहत अस्थिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से हटके खेल के बुनियादी ढांचे, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो डॉक्टर प्रहलाद राम फिरडोदा का ब्रिटेन में पंजीकृत एक PRP सरनेम वाली कंपनी से, जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसका नाम जुड़ता है। और इसका नाम हो सकते हैं PRP की फुल फॉर्म प्रहलाद राम फिरडोदा ही हो।
तो कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स ये कहता है कि इस फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी को लंदन के 788 फिंचले रोड के उस पते पे जो दुनिया भर में मेल फॉरवर्डिंग और कागजी शेल कंपनियों के अड्डे के रूप में कुख्यात हैं। आपको हैरत होगी कि इस एक पते पे 2 लाख कंपनियां बनी हुई है। ब्रिटिश में इसकी जांच चल रही है। जो यहाँ का मालिक था वो 2013 में आई थिंक सो चला गया फ्लोरिडा, अभी तक लौटा नहीं। और यह जो 788 फिंचले रोड है, इस विदेशी मुखट्टे को तैयार करने के लिए बारबरा काहन नाम की एक चर्चित नॉमिनी डायरेक्टर का इस्तेमाल होता है। बारबरा काहन 30,000 के आसपास कंपनियों में डायरेक्टर रही हैं। जैसे आज की तारीख में वो डायरेक्टर बनती है, आपको जोड़ती है, और आज ही वो कंपनी जैसे ही बनी वो इजेक्ट हो जाती है। इस तरह का खेल बहुत लंबा, 30,000 कंपनियों के आसपास, और यहाँ 2 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हो गई। तो बारबरा काहन एक चर्चित नॉमिनी डायरेक्टर हैं जिसका एकमात्र काम कागजों पर कंपनी बना के उसे असली मालिकों को सौंपना, और इस तरह के जटिल और गुपनाम कॉर्पोरेट ढांचे का उपयोग अक्सर भारत में संचालित होने वाले ऑपरेटर इसलिए करते हैं ताकि वे लोकल इन्वेस्टर्स के सामने खुद को एक लंदन बेस्ड अंतर्राष्ट्रीय फर्म के रूप में पेश कर सकें, और साथ ही कड़ी वित्तीय विनियामक संस्थाओं की नजरों से भी बचे रहें। तो आपको यहां बारबरा काहन की कहानी भी समझनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर प्रहलाद फ्रोडोदा का नाम ब्रिटेन में जो है कई कंपनियों से जुड़ता है। उनमें से काहन से जुड़ी हुई कंपनियां भी हैं, क्योंकि ये 788 फिंचले रोड पे रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। ये दुनिया भर में मेल फॉरवर्डिंग और कागजी शेल कंपनियों का अड्डे के रूप में कुख्यात है। दुनिया भर में इस विदेशी मुखट्टे को जो है वो नॉमिनी डायरेक्टर वाले को, बारबरा काहन को साथ लेने के लिए कहा जा रहा है। बारबरा ने अपने करियर में 30,000 से अधिक ब्रिटिश कंपनियों के दस्तावेजों पर नॉमिनी डायरेक्टर के रूप में साइन किए हैं। एक व्यक्ति 30,000 कंपनियां बना ले, बड़ा सवाल है कि कोई व्यक्ति अगर 100 साल जीवित रहेगा तो अधिकतम 36,500 दिन ही वो बिता पाएगा अधिकतम। अब यहाँ 30,000 कंपनियां बन गई, सोचिए। तो ये बड़ी चीजें हैं। और अगर बारबरा काहन की भी थोड़ी सी कुंडली खोले तो मोबाइल फोन व्यापार के नाम पे करोड़ों पाउंड का इन्होंने फ्रॉड किया था। शेयर मार्केट में हेराफेरी, जिसमें 2007 में एक डायरेक्टर को जेल हो चुकी है। कृषि भूमि निवेश घोटाला, जिसमें 1 से 10 लोगों से ठगी करने का मामला है। तो ये बारबरा जो है वो धोखाधड़ी से जुड़ी कई ट्रेडिंग कंपनियां बनाने के 1931 का इसका जन्म है। अभी तो वो 95 वर्ष की होगी लगभग। तो ऐसी पृष्ठभूमि और ऐसे नेटवर्क वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को मानवेंद्र सिंह जसोल राजस्थान के फुटबॉल में आखिर कौन सी हवा भरने के लिए लाएं? अगर जून 2025 के मध्य में 2 प्रमुख संस्थाओं का जिसका रजिस्ट्रेशन होता है, रिचिंग स्पार्क स्पोर्ट्स पेविलियन लिमिटेड और द रिचिंग स्पार्क पेविलियन लिमिटेड, इस बात को यह स्पष्ट तौर पर उजागर करता है कि उन्होंने अपने जो कॉमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है उनको सो कॉल्ड परोपकारी खेल संबंधी हितों के साथ जोड़ा है। तो भौतिक खेल सुविधाओं पर परिचालन का नियंत्रण यानी ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल करने के लिए उन्होंने स्पेशल तौर पे स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड के तहत खेल सुविधाओं के संचालन के रूप में वर्गीकृत कर लिया। तो यह दर्शाता है कि इस व्यक्ति में खेल प्रशासन और उसे आधार देने वाले आवश्यक भौतिक बुनियादी ढांचे के बीच की जो महत्वपूर्ण खाई है उसको पाटने की एक क्षमता है। अब ये कदम इसका निजी दीर्घकालिक व्यावसायिक दृष्टिकोण का संकेत है और इसका उद्देश्य एथलेटिक और सामुदायिक गतिविधियों से रेवेन्यू अर्जित करना या कम से कम उसके लिए एक स्थायी स्थान सुनिश्चित करना है। यह एक विशुद्ध हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से स्थानीय बुनियादी ढांचे के मालिक यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ओनर बनने की दिशा में बड़ा बदलाव है। एक ऐसा कदम है जो स्वाभाविक रूप से रेवेन्यू के स्रोत में विविधता लाता है और एक ठोस और एक स्थायी इक्विटी का निर्माण करता है। तो प्रहलाद की कंपनियों को देखें तो ये ज्यादा नहीं चलती। ऐसे में फुटबॉल एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया जाना, क्यों बनाया जाना? साफ तौर पे राजस्थान के जो है मान्यता प्राप्त खेल संघों में ब्रिटिश नागरिक राज्य जिला स्तर का भी जो है वो सचिव, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष कार्यकारी समिति का पदाधिकारी बन ही नहीं सकता, रूल है। राजस्थान खेल पंजीकरण मान्यताओं संघों का विनियमन अधिनियम 2005 और भारत सरकार की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता
के दिशा निर्देशों के तहत राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खेल संघों के पदाधिकारियों का भारतीय होना अनिवार्य है, फिर क्यों विदेशी को मानवेंद्र सिंह एंट्री देते हैं? आधिकारिक खेल संघ राज्य और देश की खेल नीतियों को लागू करते हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इनका नीतिगत रूप से विदेशी नागरिक को इन प्रशासनिक और निर्णय लेने वाले शीर्ष पदों पर आसीन करना भी संभव नहीं। तो विस्मृति जो है ना, वो मनुष्य की बहुत बड़ी त्रासदी है, सबसे बड़ी त्रासदी है और सबसे बड़ी नेमत भी। लोग अक्सर इस खौफनाक सच को भूल जाते हैं कि यह समूचा भारतवर्ष 7 समंदर पार ब्रिटेन से ही आई एक व्यावसायिक कंपनी के हाथों गुलाम हो गया था, बेच दिया था उस कंपनी ने। भारत किसी विदेशी राजसत्ता का तलवार के बल पे गुलाम नहीं हुआ। लुटेरे आए, लूट के गए, लेकिन एक कंपनी ऐसी आई जो यहां का होके नहीं रही, लूट ले गई, वो ब्रिटेन की ही थी। इंसान की फितरत भूल जाना है और शायद भूल जाना लाजमी भी है। और अगर हम पुरानी राख को नहीं झाड़ेंगे तो इस मायावी और छलिया संसार में नई बयार का स्वागत कैसे करेंगे? बंद दरवाजों पर पड़ने वाली नई दस्तकों की आहट महसूस कैसे करेंगे? आखिर यह इंसानी ज़ेहन स्मृतियों का कोई सीलन भरा गोदाम तो है नहीं। तो भूलना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि जो हमारी बुनियाद है, जो हमारे अस्तित्व का मूल है, उस ठौर को हर हाल में महफूज रखा जाना चाहिए। उसे वक्त की आंधियों, मौसम की संगदिली और उन दहकती हुई यादों के बवंदर से बचाना है जो न जाने कब आ धमके और एक ही झटके में हमारा आपा, हमारा वजूद ही हिल जाए। इसी स्थिति से फिलहाल मानवेंद्र सिंह जूझ रहे हैं। तो हमारी आत्मा के इस आंगन को बियावान जंगल होने से हमें बचाना होगा, ताकि वक्त की धार कितनी भी बेरहम और तीखी क्यों न हो, आसमान में परिंदों की परवाज जिंदा रहे, आसमान की चहक बाकी रहे और तुलसी का वह पावन बिरवा तितलियों के साथ अपना मौन संवाद करता रहे। वह पूछता रहे कि क्या तुमने लहूलुहान नदियां देखी? क्या तुमने आजमजात की गुलाम मंडियां देखी? क्या तुमने सरेआम नीलाम होते इंसानों के जमीर देखे? क्या तुमने कोई और क्रौंचवत देखा? आखिर क्या क्या देखा है तुमने इस जमाने में? तितली और तुलसी का मर्मस्पर्शी संवाद भले ही आपको किसी मिथक या कोरी कल्पना लगे, असल में हमारे जीवन में रोज आकार लेते वक्त का एक जीवित बैरोमीटर है, एक ऐसा पारदर्शी मानदंड जो कांच की नुकेली किरचों से गढ़ा गया है, लेकिन जो इस धुंधले और फरेबी वक्त के आर पार देखने के हुनर में भी पूरी तरह माहिर है। और इस हुनर में आपको क्या लगता है, क्या मानवेंद्र सिंह भूल गए हैं कि वो इस देश में बतौर सैनिक काम कर चुके हैं? भले ही किसी सेनाध्यक्ष के एसी दफ्तर में ही सही, उन्होंने देश के लिए काम तो किया है। क्यों कायदों के बिना फायदों के लिए ऐसे लोगों के फुटबॉल में एंट्री दे दी? आज वही ब्रिटिश हवाएं भारतीय फुटबॉल के बहाने यहाँ की राजनीति, व्यापार और यहाँ की बौद्धिक चेतना में भरी जा रही है। कब तक भरी जाती रहेगी? इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं? इन सवालों के जवाब आने चाहिए। हमें उम्मीद नहीं है क्योंकि इन्हें आपने जिम्मेदार मान रखा है नहीं। परंतु आप उम्मीद मत छोड़िए, ये जवाब भले मत दे, हम सवाल जरूर पूछते रहेंगे। धन्यवाद।